हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित, स्टडी विथ अंकित में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे जो विगत वर्षों में हमेशा पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हो सकता है फेज 4 में हम लोगों का एग्जाम 10 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में हो। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, तंजौर गांव के बदलते स्थलीकरण पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में आंद्रे बेते ने व्यवस्था में परिवर्तन अवलोकित किए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरी यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। एक तो तंजौर गांव पूछ लेता है कि तंजौर गांव पे किसका अध्ययन था। ठीक है, तो तंजौर गांव पे जो है आंद्रे बेते का अध्ययन था। ठीक है, और दूसरी चीज है कि उन्होंने पूछ रहा है कि किस किस चीजों पे उन्होंने काम किया है। दोस्तों, उन्होंने जाति पे काम किया है। ठीक है, वर्ग पर काम किया है, पावर पर, शक्ति पर काम किया है उन्होंने। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उनकी फेमस बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कास्ट क्लास एंड कास्ट क्लास एंड पावर। ठीक है, कास्ट क्लास एंड पावर इन्होंने लिखी थी 1965 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। आंद्रे बेते जो है दोस्तों विशेष रूप से दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए जाना जाता है इनको, दक्षिण भारत के। ठीक है, इन्होंने दक्षिण भारत के तमिलनाडु के जो एक गांव है तंजौर गांव है, तमिलनाडु का तंजौर गांव है। ठीक है, जाति व्यवस्था पर इन्होंने अपना अध्ययन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जाति प्रथा की संरचनात्मक विशेषताएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं जाति प्रथा की संरचनात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला ए दिया है ऑप्शन, खुलापन। तो सीधी सी बात है, जो जाति प्रथा की संरचनात्मक विशेषताएं, जाति प्रथा जो होती है दोस्तों, वो बंद व्यवस्था है, ओपन नहीं है, क्लोज है। ठीक है, ये बंद व्यवस्था है, क्लोज व्यवस्था, सॉरी बंद व्यवस्था है, ये खुलापन नहीं होता है। ठीक है, और ऑप्शन तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ए जो है नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो एक ही दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब बचा तीन ऑप्शन। तो यहाँ पे बी देख लेते हैं, खंडात्मक विभाजन। तो बिल्कुल खंडात्मक विभाजन होता है दोस्तों, जो जाति प्रथा में। तीसरा हायरार्की, पदानुक्रम भी होता है दोस्तों। ठीक है, और बी और सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं गैर अनुवांशिक व्यवसाय। तो ये दोस्तों नहीं होता है, जाति प्रथा की संरचनागत विशेषताओं में गैर अनुवांशिक व्यवसाय नहीं है। ठीक है, और ई है प्रदूषण और पवित्रता, पॉल्यूशन और प्योरिटी। दोस्तों ये होगा। ठीक है, पवित्रता और पवित्रता की बात होती है। ठीक है, तो इसका इस हिसाब से बी, सी और ई तीन इसका सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, बी, सी और ई। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आपको बता देते हैं कि जीएस घुरिये ने ये भी पूछ लेता है कि जाति की जो संरचना विशेषताएं, इसकी बात किसने किया है। तो इसकी बात किया है जीएस घुरिये ने। ठीक है, जीएस घुरिये ने इसकी बात किया है दोस्तों। और किस पुस्तक में बात करते हैं, किस बुक में बात करते हैं, किस बुक में बात करते हैं, तो बात करते हैं भारत में जाति एवं प्रजाति में। इनकी बुक है जो भारत में जाति एवं प्रजाति। ठीक है, उसमें इन्होंने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है। ठीक है, और घुरिये जो है 6 विशेषताएं बताते हैं। कितने विशेषताएं बताते हैं जाति की? 6। 6 विशेषताएं बताते हैं दोस्तों। पहला खंडात्मक विभाजन बताते हैं, दूसरा पदानुक्रम हायरार्की, और तीसरा बताते हैं कि खान पान और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, और चौथा बताते हैं धार्मिक निर्योग्यताएं या प्रदूषण अथवा अपवित्रता। ठीक है, और फिर उसके बाद बात करते हैं, पांचवा बताते हैं व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध। ठीक है, व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध, और जो छठा बताते हैं अंतर विवाह। ठीक है, अंतर विवाह की बात करते हैं ये। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज की वीडियो के जो जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, डोरोथी स्मिथ द्वारा मूल रूप से विकसित दृष्टिकोण अधिक जिसका उद्देश्य महिलाओं के दैनंदिन अनुभवों से जुड़ी हुई अधिकार संबंधों को बेहतर ढंग से समझना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए व्यक्ति, दूसरा दिया है ऑप्शन बी जो दिया है विषय वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन सी जो दिया है संस्थागत निजाति वर्णन, ऑप्शन डी 4 जो दिया है सहभागी कार्य शोध। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम एलिमिनेट कर लेते हैं, देखते हैं कि एलिमिनेट करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जो व्यक्तिगत अध्ययन है, व्यक्तिगत अध्ययन की बात कौन करता है, केस स्टडी, केस स्टडी की बात कौन करता है दोस्तों, फ्रेडरिक लिपले। ठीक है, लिपले, फ्रेडरिक एफ लिपले, इसकी बात केस स्टडी की बात करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों मर्टन, मर्टन करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है किसी तरीके से, इसमें एक ही क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं जो तीसरा संस्थागत निर्जाति वर्णन। ठीक है, तो दोस्तों संस्थागत जो निर्जाति वर्णन है ये बात करते हैं डोरोथी स्मिथ, डोरोथी स्मिथ में ये संस्थागत निर्जाति वर्णन की बात करते हैं। ठीक है, और जो चौथा है सहभागी कार्यशोध दोस्तों, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, इसकी बात करते हैं रॉबर्ट चेम्बर। कौन करता है, रॉबर्ट चेम्बर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों संस्थागत निजाति वर्णन जो है डोरो स्मिथ द्वारा मूल रूप से जो है विकसित दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य जो होता है कि दैनिक अनुभवों से हुई अधिकार संबंधी संबंधों को बेहतर ढंग से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पहले ग्रामीण भारत में कौन सी सामान्य भूमि स्वामित्व व्यवस्थाएं जनरल लैंड टेन्योर सिस्टम प्रचलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, आया हुआ भी है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, आप 2021 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया है दोस्तों, ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 और 2021। ठीक है, तो देख लेते हैं जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी, साझेदारी, रैयतवाड़ी, हवलदारी, महालवाड़ी। तो क्या इस साझेदारी व्यवस्था दोस्तों नहीं होगा, अब सुने हैं इसका नाम, बिल्कुल नहीं। हवलदारी ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। दोस्तों एलिमिनेट कर लेते हैं, बी और डी नहीं होगा, जिसमें बी ऑप्शन होगा वो नहीं होगा, बी ये बीच में बी है नहीं होगा, और इसमें भी डी है ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए सी और ई, ए सी और ई ऑप्शन सही हो जाएगा। जो है अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, इसमें क्या है, लॉर्ड, इसकी बात थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793, ठीक है, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की थी, मतलब जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ की। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है दोस्तों, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है 1820 ईस्वी में। ठीक है, 1820 में मद्रास में, कहाँ पे, मद्रास में तत्कालीन जो गवर्नर था वहां का टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। ठीक है, टॉमस मुनरो। इसमें क्या होता था कि दोस्तों इसमें भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं होता था, बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि जो राजस्व का निर्धारण होता था वो उपज के आधार पर नहीं होता था, बल्कि जो वहां की भूमि का क्षेत्रफल था उसके आधार पर होता था। ठीक है, और जो ये महालवाड़ी व्यवस्था थी दोस्तों, महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें क्या था कि इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर किया जाता था। इसमें जो है संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, इस लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई, किसके द्वारा की गई, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से किसने केरल के नायर लोगों का अध्ययन, नायर लोगों पर अध्ययन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप, केरल के नायर। ठीक है, केरल कहाँ की जनजाति, नायर, सॉरी नायर कहाँ की जनजाति, केरल की। ठीक है, और ये इस अध्ययन किसने किया है, इस पे अध्ययन किया है कैथलीन गॉफ ने। ठीक है, कैथलीन गॉफ। अब इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
जीएस घुरिये की बुक है, ठीक है। तो बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हमेशा पूछी जाती है ये पुस्तक कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया किसकी पुस्तक है, ठीक है। या फिर ऐसे दे देगा कि इसमें से कौन सी जीएस घुरिये की बुक है, जीएस घुरिये की 2-3 बुक दे देगा, या फिर एक ही बुक दे देगा, पूछ लेगा कौन सी इसमें बुक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आज शहरी जीवन का सबसे बड़ा रूप क्या है? शहरी जीवन का जो सबसे बड़ा रूप है दोस्तों, इसमें क्या है, जो इसमें क्या है सबसे शहरी जीवन का देखो, ये होता है आप लोगों को, देखिए पहले आता है टाउन, क्या आता है टाउन, फिर उसके बाद आएगा सिटी, ठीक है, सिटी, फिर उसके बाद आएगा मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस, फिर उसके बाद आएगा मेगा, मेगा सिटी, सॉरी मेगापोलिस, मेगापोलिस, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों मेटा, मेट्रोपोलिस। दोस्तों यहाँ पे जो है, इसमें जो सबसे बड़ा स्वरूप है जो है यहाँ पे मेगापोलिस, क्या है मेगापोलिस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है मेगापोलिस सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग कहीं लिख लीजिए, ये कहीं लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2-3 बार पूछा, हाल ही में 2020 में पूछा गया, 2021 में भी हाल ही इसी तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। बस उसका स्वरूप बदल दिया गया है क्वेश्चन का, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग उसको, ठीक है, कि कौन सा सिटी किसके बाद आएगी। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है सुमेलित करने के लिए विचारक है और उसकी अवधारणाएं है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग इसको। अगस्त काम्टे दिया है, अगस्त काम्टे ये किसका है, अगस्त काम्टे ने किस पे काम किया है, लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास का स्तर, कितने प्रकार के बौद्धिक विकास के स्तर के बारे में बात करते हैं, ये तीन तीन तरह के, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद। कौन कौन सा, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ए का जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इमाइल दुर्खीम, क्या है इमाइल दुर्खीम, दोस्तों इमाइल दुर्खीम किसकी बात करते हैं, साइज और डेंसिटी की, ठीक है, क्या है साइज और डेंसिटी की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स क्या करते हैं, आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, ठीक है। और जो है स्पेंसर की जो बुक है, स्पेंसर उद्विकास और जटिलता, उद्विकास और जटिलता की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए का सेकंड कौन सा है, ए का सेकंड ये दोनों में है, तो वो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए का सेकंड, फिर उसके बाद बी इमाइल दुर्खिम, बी का फर्स्ट, तो ये ऑप्शन सेकंड जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्थाओं को गणतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट मिचेल, बी मॉन्टेस्क्यू, सी हेराल्ड गोल्ड, और ऑप्शन 4 है रजनी कोठारी, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें मॉन्टेस्क्यू होगा, इसका सही आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। इनकी एक फेमस बुक है दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू की एक फेमस बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, क्या है द, नोट डाउन कर लीजिए, स्पिरिट ऑफ द लॉज, इनकी 1748 में थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द लोनली क्राउड, द लोनली क्राउड पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन, ये भी बुक पूछी गई है, शायद 2022 में ही पूछी गई है पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए है हार्वर्ड रेनगोल्ड, हार्वर्ड रेनगोल्ड। ऑप्शन 2 है ब्रूनो लातोर, ऑप्शन 3 है डेविड रिजमैन, ऑप्शन 4 है जॉर्ज सिमेल। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेविड रिजमैन, क्या होगा डेविड रिजमैन। ये रेनगोल्ड जो है दोस्तों, हार्वर्ड रेनगोल्ड, ये वर्चुअल कम्युनिटी की बात करते हैं, द वर्चुअल वर्चुअल कम्युनिटी इनकी बुक है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डेविड रिजमैन, ठीक है। ये जो पुस्तक है दोस्तों डेविड रिजमैन की 1950 में इन्होंने लिखा था, ठीक है। इसके डेविड रिजमैन के जो साथ साथ है दोस्तों, नाथन ग्लेसर और रूथल डेनी, नाथन ग्लेसर और रूथल डेनी भी साथ साथ में इन्होंने मिलकर के ये पुस्तक लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये निम्नलिखित में से किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक क्रिया में वर्गीकृत किया है,
निम्नलिखित में से किसने क्रिया को तार्किक, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। क्रिया को तार्किक और अतार्किक क्रिया में वर्गीकृत किया है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक्शन इनटू लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल और नॉन लॉजिकल की बात कौन करता है दोस्तों? लॉजिकल और नॉन लॉजिकल की बात कौन करता है? पैरेटो तो बात करता है लॉजिकल और नॉन लॉजिकल की बात, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल आप मत कंफ्यूज हुए कि ये वेबर होगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्रिया की जहां देखेंगे वहां पे सोचेंगे कि ये जो है वेबर ने कहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पार्सन्स ने, सॉरी, बी पेरेटो का, बी पेरेटो ने वर्गीकृत किया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, किसने द जनरलाइज्ड एल्सवेयर प्रदान किया था? ऑप्शन ए है जीएस मीड, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है लेक्स इंकल्स, ऑप्शन 3 है टीबी बोटोमोर, ऑप्शन 4 है जोशुआ मैरोविच, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जोशुआ मैरोविच, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, जोशुआ मैरोविच। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। हरिजन, हरिजन जो हरिजन इसमें पूछा है कि हरिजन क्या होगा? संवैधानिक एवं प्रशासनिक होगा, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक होगा, राजनीतिक एवं प्रशासनिक होगा, कि नैतिक एवं रीति नीति विषयक होगा? इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें हरिजन जो है, जो हरिजन है वो होगा आपका ये नैतिक, सॉरी नैतिक होगा, नैतिक, ठीक है, ये नैतिक होगा आपका, ठीक है। और ये जो SC ST है, SC ST क्या होगा दोस्तों? SC ST क्या होगा बताइए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसका SC ST में क्या होगा? SC ST होगा संवैधानिक एवं प्रशासनिक, ठीक है। संवैधानिक ही तो है, SC ST की बात करते हैं हम लोग। और दलित क्या होगा दोस्तों? दलित जो होगा राजनीतिक और सांस्कृतिक होगा, ठीक है। और महादलित जो होगा दोस्तों, राजनीतिक और प्रशासनिक होगा, ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक होगा। तो देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि हरिजन जो है दोस्तों, यह हरिजन जो है इसकी बात कौन करता है? हरिजन की बात महात्मा गांधी करते हैं, ठीक है। हरिजन की बात जो है महात्मा गांधी करते हैं, और हरि का अर्थ बताते हैं कि ईश्वर, और जन का अर्थ लोगों से बताते हैं, ठीक है। और दोस्तों SC ST जो है, SC ST जो आप जानते हैं ये संवैधानिक वर्ड है, ठीक है। और दलित राजनीतिक और सांस्कृतिक, दलित जो है ये मराठी शब्द है, दलित जो है मराठी शब्द है। इसका मतलब होता है कि दमन शोषण के शिकार लोगों के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, दलित का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जाति आधारित स्तरीकरण होता है, जाति आधारित जो स्तरीकरण होता है क्या होता है? जाति आधारित स्तरीकरण खुला होता है? नहीं, खुला नहीं होता है, बंद होता है, ठीक है। और ये क्या जाति प्राप्त करता है कोई? दोस्तों गलत है भी, ठीक है। ये जो है जाति प्रदत्त होती है, प्रदत्त, क्या होती है? प्रदत्त दोस्तों, ठीक है, प्रदत्त होती है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि स्तरीकरण का 2 भाग होते हैं। स्तरीकरण जो स्तरीकरण होता है 2 तरीके का होता है, एक होता है अर्जित, एक होता है दोस्तों अर्जित, और दूसरा होता है प्रदत्त, प्रदत्त, ठीक है, 2 तरीके होता है। ये जो अर्जित होता है इसमें क्या होता है? योग्यता, योग्यता कुशलता, ठीक है, योग्यता और कुशलता के आधार पर होता है। और प्रदत्त जो होता है जन्म के आधार पर होता है दोस्तों, जन्म के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। अभी शायद ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, मीटू आंदोलन नारीवाद के किस लहर का एक भाग है? जो मीटू है बहुत ही फेमस आंदोलन था, नारीवादी। तो दोस्तों देख लेते हैं इसको, ऑप्शन ए है प्रथम लहर, ऑप्शन बी है द्वितीय लहर, ऑप्शन सी है तृतीय लहर, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन डी है चतुर्थ लहर, ऑप्शन ई है पंचम लहर, ठीक है। तो जो मीटू है दोस्तों, मीटू जो है जो चतुर्थ लहर है, क्या क्या है? चतुर्थ लहर है ये, ठीक है।
अब आप लोग कह रहे हो कैसे चतुर्थ लहर है, तो दोस्तों क्या है ना, चतुर्थ लहर में क्या है कि इंटरनेट, ऑनलाइन इंटरनेट इत्यादि चीजों का उपयोग किया जाता है, जो क्या चीजों के उपयोग से जो आंदोलन किया जाता है वो चतुर्थ लहर, फोर्थ वेव का मूवमेंट है, ठीक है। और जो जैसे प्रथम लहर में क्या हुआ था, लोगों ने इक्वल राइट की मांग की थी, इक्वल राइट की मांग की थी। और सेकेंड वेव में दोस्तों, सेकेंड वेव में इसमें अपने अपने अंदर, घर के अंदर, ठीक है, राइट्स मांग रहे थे, अपने घर के अंदर भी राइट्स मांग रहे थे, ठीक है। इसी समय एक फेमस कोटेशन भी आया था, पर्सनल इज पॉलिटिकल, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से ये जो है, जो ऑनलाइन और इंटरनेट के माध्यम से जो आंदोलन किया गया था, मीटू, हैशटैग मीटू, ये है चतुर्थ लहर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। वर्ग की मुख्य विशेषताएं हैं, वर्ग जो है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है बताइए। ऑप्शन ए समरूपता और सरलता, ऑप्शन बी व्यक्तिवाद, ऑप्शन सी आर्थिक एवं व्यवसायिक मूल्य, ऑप्शन डी बौद्धिकतावाद, ऑप्शन ई परंपरावाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाद, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म तो है, व्यक्तिवाद, फिर उसके बाद आर्थिक और व्यवसायिक मूल्य, ठीक है। और ये जो है बौद्धिकतावाद, ये तीनों आंसर इसका सही होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। परंपरावाद थोड़ी चलता है वर्ग में दोस्तों, और ये समरूपता सरलता थोड़ी पाई जाती है उसमें, ये तो सरल, इसमें सरल समाज में पाई जाती है ना। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, बी, सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें भी सुमेलित करना है, देख लेते हैं। बुक्स दिया है और लेखक, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स और है दोस्तों, हमेशा पूछी जाती है। वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड पे रिस्क सोसाइटी की बात कौन करता है, आप लोग अगर थोड़ा भी पढ़े तो समझ जाएंगे रिस्क सोसाइटी की बात कौन करता है, वो रिच बैग तो करता है रिस्क सोसाइटी की बात, ठीक है। तो ए का जो हो जाएगा आपका, ए का 4, ठीक है। एंड ऑफ मिलेनियम, एंड ऑफ मिलेनियम की बात कौन करता है, एंड ऑफ मिलेनियम की बात कौन करता है, एम कास्टेल ही तो करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक, ठीक है। डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, इसका क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ए सेन, ठीक है। और इको फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म की वंदना शिवा बात करती हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको तो आप इको फेमिनिज्म को बिल्कुल रट लीजिए कि इको फेमिनिज्म अगर आए फेमिनिज्म में तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंदना शिवा, ठीक है। समझ रहा है ना ये चीज, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए, ठीक है। यहाँ पे ए का 4 होगा, बी का फर्स्ट होगा, सी का थर्ड होगा और डी का सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है दोस्तों। विचारक और सिद्धांत दिया है उसका, डब्ल्यू 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 रोस्टो, डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो, इसका क्या होगा, इसने किस पे काम किया है, इसका क्या, कौन सा सिद्धांत है, टेक ऑफ मॉडल, टेक ऑफ मॉडल की बात करते हैं, ठीक है। पॉल बैरन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने जब आप एग्जाम देने बैठे तो सामने ही आपके आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन किसकी बात करते हैं, कैपेबिलिटी की बात करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं, कैपेबिलिटीज की बात करते हैं अमर्त्य सेन, ठीक है। तो उसका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। इमैनुअल वायरलस्टीन किसकी बात करते हैं, विश्व प्रणाली सिद्धांत की बात करते हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं वो, ठीक है दोस्तों। उसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, ठीक है। ए का सेकेंड, बी का 4, डी का थर्ड और सॉरी सी का थर्ड, डी का फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें मिलान करना है जनजाति और रहिवास पे, ठीक है दोस्तों। हम जल्द ही जनजाति पे
एक अच्छा वीडियो बनाने वाले हैं जनजाति पर, केवल ओनली जनजाति पर, ठीक है, अच्छे तरीके से, ताकि उसमें हर चीज मेंशन करेंगे जनजाति रिलेटेड, हर तरीके से उनका व्यवसाय क्या है, कौन सी जनजातियों के कौन से व्यवसाय हैं, कौन सी जनजाति उद्योग में है, कौन सी जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, ठीक है, कौन सी सबसे पुरानी जनजाति है, इस सब सारे उनका उनके त्योहार के बारे में, सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम देख लेते हैं इसको। गोंड, गोंड क्या, गोंड की जो रहिवास है क्या है, घोटुल है, क्या है, बस गोंड घोटुल, इसका रहिवास होता है घोटुल, ठीक है। इसको हम लोग एक ही से अगर एक जो पकड़ लिया पूरा इसका पूरा समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ए का थर्ड किसमें है, ए का थर्ड इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ए का थर्ड इसमें भी नहीं है, ए का थर्ड इसमें है, केवल इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, एक ही से हम लोग पकड़ लिए, लेकिन हम लोग पूरा देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो घोटुल है दोस्तों, ये बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड में पाई जाती है। जो ये गोंड जाति है, ये बिहार, आंध्र प्रदेश और झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। उराव, उराव, उराव का क्या होगा दोस्तों, घुमरिया, क्या होगा, घुमरिया, घुमरिया, ठीक है। और भोटिया, भोटिया क्या होगा, रंगभंग, भोटिया रंगभंग रहिवास होता है, ठीक है, याद कर लीजिए। अब भोटिया कहाँ पाई जाती है, उत्तरांचल या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, पाई जाती है। और नागा, आगामी नागा, किचुकी, इनका रहिवास होता है किचुकी, ठीक है, नागालैंड की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, नागालैंड की पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मैनलोस्की द्वारा वर्णित कुला रिंग की विशेषताएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी दोस्तों। विशेषताएं क्या क्या है कुला रिंग की, यह एक विनिमय चक्र है, बिल्कुल है, वे विनिमय चक्र है, आप सब जानते हैं। इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है दोस्तों। इसका कोई जो है मौद्रिक मूल्य नहीं है, ठीक है। और इसके उपहार के विनिमय के रूप में देखा जाता है, इसे उपहार के विनिमय के रूप में देखा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये भी सही है। यह मनुष्यों की आंतरिक परिस्थिति प्रदान करता था, आंतरिक परिस्थिति प्रदान करता था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये ऑप्शन ई जो है, इसमें कई द्वीपों के एक साथ नहीं जोड़ा गया, ये गलत है दोस्तों। कई द्वीपों को, ध्यान दीजिएगा, इसमें इसमें कई द्वीपों को एक साथ जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा गया है, ये नहीं होगा, जोड़ा गया है, इसमें क्या दिया है, नहीं दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसकी विशेषताओं में क्या है कि इसमें कई द्वीपों को एक साथ जोड़ा गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी सी डी, ठीक है। ऑप्शन थ्री जो है, ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जनजाति अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाई है। जनजाति जो अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन की इकाई क्या है, उसमें क्या है, ऑप्शन ए गोत्र, बी दिया है गांव, सी परिवार, डी कोई नहीं। दोस्तों जो जनजातीय अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन की इकाई क्या है, बताइए, कैसे उत्पादन होता है उनका, अपना जीविकोपार्जन कैसे करते हैं वो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार, परिवार, ठीक है। कैसे, जनजाति समाज में दोस्तों अधिकांश कार्य परिवार के द्वारा किया जाता है, ठीक है, अधिकांश जो कार्य करते हैं परिवार के द्वारा ही किया जाता है। जनजाति समाज की आर्थिक व्यवस्था में जैसे शिकार, पशुपालन एवं कृषि के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। इस आर्थिक उत्पादन में दोस्तों एक परिवार के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन की इकाई जो है परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत लोगों का गलत होता है दोस्तों ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडेप्टेशन की अवधारणा प्रदान की थी, मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडेप्टेशन की अवधारणा प्रदान की थी। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए बहुत ही हार्ड क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। जो पढ़े उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो जो समझे अच्छे से। मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडेप्टेशन, ठीक है। इसकी बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है माइल दुर्खिम, बी टी पार्सन्स, सी आर के मर्टन, ऑप्शन फोर है पी ब्ला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर के मर्टन। इसकी बात करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, आर के मर्टन बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं आर के मर्टन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिसमें अब जो है
ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, अनुरूपता और विपद गमन वाला, जिसपे मैंने सारी बातें की हैं कि क्या क्या आता है, मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडेप्टेशन में क्या क्या आते हैं, सारी चीजों की बात मैंने की है, अच्छे से बात की है, अच्छे से समझाया है, आसान भाषा में समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये गलत होने वाले क्वेश्चन भी आपके सही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज जाइए और एग्जाम से पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमिका संबंधी अपेक्षा से संबंध पुरस्कार और दंड को कहा जाता है। भूमिका संबंधी अपेक्षा से संबंध पुरस्कार और दंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए मानदंड, ऑप्शन बी मूल्य वैल्यू, ऑप्शन सी प्रतिबंध, ऑप्शन 4 ऋणिया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के की पॉइंट पर मैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा प्रतिबंध, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी बात कौन करता है, प्रतिबंध की बात इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्न ऑफ कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैटर्न ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक हैं बी एंडरसन, इवान पिचार्ड, आर बेनेडिक्ट, बी मार्लोस्की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर बेनेडिक्ट, इसके पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक जो है पैटर्न ऑफ कल्चर में किसमें लिखी थी, 1934, कब, 1934 में। अनेक, इसमें अध्ययन किसका करते हैं दोस्तों, अनेक जनजातियों का, अनेक जनजातियों का अध्ययन करते हैं दोस्तों इस पुस्तक में, पैटर्न्स ऑफ कल्चर में दोस्तों, रूथ बेनेडिक्ट। ठीक है, इसमें इन्होंने मुख्य रूप से व्यक्तित्व और संस्कृति के बीच संबंधों की खोजबीन की है। व्यक्तित्व और संबंधों के बीच, व्यक्तित्व और संस्कृति के बीच जो है दोस्तों, इसमें संबंधों की खोज की है। ठीक है, खोजबीन की है इस पुस्तक में। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, यदि एक महिला दिवंगत पति के भाई से विवाह करती है, उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। एक महिला जो है, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये दोस्तों, एक महिला दिवंगत पति के भाई से विवाह करती है। ठीक है, दिवंगत पति के भाई से विवाह करती है, मतलब अपने देवर से विवाह करती है। ठीक है, उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है शाली विवाह, ऑप्शन सेकंड है देवर विवाह, ऑप्शन 3 भूआ अधिकार विवाह, ऑप्शन 4 है माँ तुले विवाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा देवर विवाह, लेविरेट। ठीक है, वे हमने कहा किया कि अगर वो अपने देवर से विवाह कर रही है अपने पति के डेथ के बाद, तो उसको देवर अधिकार विवाह, देवर विवाह कहेंगे दोस्तों। ठीक है, इस विवाह में क्या होता है कि पति की मृत्यु के पश्चात जब महिला पति के भाई से विवाह करती है, ठीक है, अभी हमने बात किया था, यह विवाह भारत में किसमें पाया जाता है, जनजातियों में पाया जाता है। विवाह भारत के विभिन्न जनजातियों में पाया जाता है। ये गोंड में भी पाया जाता है दोस्तों, गोंड जनजाति में पाया जाता है, खरिया में पाया जाता है, खरिया जनजाति में पाया जाता है, संथाल में पाया जाता है। ठीक है, इस जनजातियों में ये विवाह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और रट लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, निम्नलिखित में से फूको की कृतियों में एक महत्वपूर्ण मेथोडोलॉजिकल घटक है। ऑप्शन ए है डिसिप्लिन एंड पनिश, ऑप्शन बी है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ऑप्शन सी है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ऑप्शन डी है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ऑप्शन ई है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूछ क्या रहा है, फूको कृतियों में से एक महत्वपूर्ण मेथोडोलॉजिकल घटक है, मेथोडोलॉजिकल घटक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, इसका ऑप्शन 2, इसका डी जो होगा आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ये जो है डिसिप्लिन एंड पनिश, ये फूको की बुक है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये भी फूको की बुक है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये भी फूको की बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है। और
द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, जो भी है फूको की बुक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सर्वाधिक सुव्यवस्थित सामान्य सिद्धांत दिया गया है। कल्चरल रिप्रोडक्शन, कल्चरल रिप्रोडक्शन, ये अब क्या है, ये कीवर्ड है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात कौन करता है? सोशल रिप्रोडक्शन, कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात कौन करता है बताइए? ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी पियरे बोर्दोयू, ऑप्शन सी अगस्त काम्टे, ऑप्शन डी दुर्खीम। दोस्तों पियरे बोर्दोयू तो बात करता है कल्चरल रिप्रोडक्शन की, सोशल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, इसमें क्या है कि पियरे बोर्दोयू के अनुसार जो है अनौपचारिक तरीके से या शिक्षा के माध्यम से किसी के ऊपर कोई संस्कृति थोपी जाती है या सिखाई जाती है, उसे सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहते हैं। ठीक है, या फिर कल्चरल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारक है और उनका कार्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है जीएच मीट। जीएच मीट का क्या क्या है? बहुत ही आसान है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ठीक है, ई गॉफमैन, ई गॉफमैन किसकी बात करते हैं? ये जो है कीवर्ड है, इसको आप लोग बिल्कुल एकदम दिमाग में भर लीजिए। ठीक है, कीवर्ड है टोटल इंस्टीट्यूशन, कुल संस्थाएं जहां पुनः समाजीकरण होता है। ठीक है, रिसोशलाइजेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4, बी का 4। और ये जो फूको जो है बात करते हैं गवर्नमेंटालिटी की बात करते हैं। ठीक है, शासनीयता, ये सब कीवर्ड है, इसको आप लोग जितना ध्यान रखेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे तो आज क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, एंथनी गिडेंस किसकी बात करते हैं? संरचनाकरण की तो बात करते हैं। इसका देख लेते हैं, ए का थर्ड किसमें है? ए का थर्ड 2 में है दोस्तों। बी का 4, बी का 4 दोनों में है दोस्तों। उसका सी का थर्ड। ठीक है, सी का थर्ड, सॉरी सी का सेकंड, तो इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन इसका जो है दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्री ने निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूपित मानवीय अंतःक्रिया के वर्णन के लिए सामाजिक संबंध अवधारणा की रचना की थी, जो अभिप्रेरित सार्थक और प्रतीकात्मक, ये यही आपको कीवर्ड पकड़ना है, मीनिंगफुल। ठीक है दोस्तों, मीनिंगफुल, सिंबॉलिक, इंटेंशनल। ठीक है, तो उसका ऑप्शन ए है सी एच खुले, बी इरविंग गॉफमैन, सी मैक्स वेबर, डी बी पेरेटो। तो दोस्तों जो है सामाजिक क्रिया, सामाजिक संबंध जो बात करते हैं, अंतःक्रिया की बात करते हैं, जो कौन कहता है कि मीनिंगफुल होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, ये मैक्स वेबर बात करते हैं दोस्तों। कौन करता है? मैक्स वेबर। यहाँ पे बिल्कुल आप लोग प्रतीकात्मक और देख के बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, बुर्जुआ मार्क्स के रूप में किसे जाना जाता है? बुर्जुआ मार्क्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन ए एमाइल दुर्खिम, बी मैक्स वेबर, सी डॉक्टर पासस और डी जो है जैक सीमेट। तो उसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर को बुर्जुआ मार्क्स कहा जाता है और इनको मार्क्स का भूत भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों को मुख्य 3 चरणों में नागरिकता के उद्भव की पहचान की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है गार्डन मार्शल, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है मार्टिन मार्शल, ऑप्शन 3 है आर जे मार्शल, ऑप्शन 4 है टी एच मार्शल। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टी एच मार्शल। इसका टी एच मार्शल जिन्होंने 3 चरणों में नागरिकता के उद्भव की पहचान की है, उन्होंने, उनका नाम है टी एच मार्शल। ठीक है दोस्तों, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है सिटीजनशिप एंड क्लास। क्या कौन सी बुक है? सिटीजनशिप एंड
क्लास 1950 में इन्होंने की थी, नागरिकता के बारे में बात की थी इन्होंने, ठीक है। सिटीजनशिप एंड क्लास 1950, ठीक है, 1950 में, और इन्होंने नागरिकता की बात की थी इस बुक में, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रौद्योगिकी क्रांतियों को उनके होने के क्रमानुसार, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सी क्रांति कब हुई है, ठीक है, कौन सी प्रौद्योगिकी क्रांति कब हुई है, उसकी काल क्रमानुसार जो है हमको बताना है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले जो है कौन सी क्रांति हुई है, सबसे पहले हुई है मुद्रण क्रांति, प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन जो है सबसे पहले ये आया, प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन जो है सबसे पहले आया था, ठीक है। कब आया था, 1450 में, ठीक है। और जो फिर उसके बाद आई औद्योगिक क्रांति, कौन सी क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति, कब आई, 1760। फिर उसके बाद दोस्तों तीसरी जो क्रांति है, कौन सी क्रांति है, हरित क्रांति। हरित क्रांति 1967 में आई, कब आई, 1967 में। और दोस्तों ये हरित क्रांति का जो श्रेय है किसको जाता है, जो जो हरित क्रांति का श्रेय लाने का श्रेय जो है किसको जाता है, जो हरित क्रांति जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे नॉर्मन बोरलॉन्ग, कौन था, नॉर्मन बोरलॉन्ग, नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है। पूछे कि केवल ऐसे पूछे कि हरित क्रांति का श्रेय जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का श्रेय किसको जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को जाता है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी है, ठीक है दोस्तों। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है, तो वहां पे कौन होगा दोस्तों, हरित क्रांति का जनक जो भारत में है एमएस स्वामीनाथन है, कौन है, स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जो है वो भारत में है, ठीक है, भारत में एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे जनक, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है जैव प्रौद्योगिकी क्रांति। जैव प्रौद्योगिकी क्रांति दोस्तों 1970 में होती है, 1970 में जैव प्रौद्योगिकी क्रांति होती है। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, पहले ए आएगा, फिर उसके बाद आएगा सी, ए फिर सी, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर डी आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो, दो, ठीक है, इसका सही आंसर दो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनुअल कैस्टल के अनुसार, किसके अनुसार, मैनुअल कैस्टल के अनुसार सूचना संबंधी क्रांति है, सूचना संबंधी क्रांति है, मैनुअल कैस्टल किसकी बात करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। मैनुअल कैस्टल का ये बताइए, इसमें अगर एलिमिनेट कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी देखिए, वैधीकरण का संकट, लेजिमिनेशन क्राइसिस, लेजिमिनेशन क्राइसिस की बात कौन करता है, मैनुअल कैस्टल करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी बात करते हैं हैबरमास, हैबर हैबरमास बात करते हैं लेजिमिनेशन क्राइसिस की बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप रट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे या माइंड में रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, 10 दिन मुश्किल से ज्यादा 8 दिन बचा हुआ है एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो लेजिमिनेशन क्राइसिस होगा, हैबरमास होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम सी जिसमें है काट देंगे, सी, ए भी हो जाएगा, ए भी नहीं होगा, तो सीधे सीधे आ गया ए और बी, ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो मैनुअल कैस्टल के अनुसार सूचना संबंधी जो क्रांति है, एक नई सामाजिक व्यवस्था है, ए न्यू सोशल ऑर्डर, और एक नेटवर्क समाज, एक नेटवर्क समाज की बात करता है, नेटवर्क सोसाइटी की बात करता है, अभी कीवर्ड है, इसका ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नेटवर्क सोसाइटी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। मिथ एंड मीनिंग, मिथ एंड मीनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। मिथ एंड मीनिंग के लेखक हैं, लेखक कौन है बताइए, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, बी मिलॉस्की, किंग्सले लेवी स्ट्रॉस, ए एफ नॉडेल। तो मिथ एंड मीनिंग के जो लेखक है दोस्तों ये हैं लेवी स्ट्रॉस है, ठीक है, इसके लेखक जो है दोस्तों लेवी स्ट्रॉस हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें जो है रेडक्लिफ ब्राउन की जो पुस्तक है और इनकी जो दो पुस्तक है, जैसे कि मैलॉस्की की पुस्तक देख लेते, क्राइम एंड कास्ट एंड सिविल सोसाइटी, इनकी जो पुस्तक है दोस्तों मैलॉस्की की देख लेते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। इसमें है
और दूसरी पुस्तक है, एक है क्राइम एंड कास्ट इन सेवेज सोसाइटी, 1926 में उन्होंने लिखी थी। फिर उसके बाद है द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज, ठीक है। और तीसरी है, इन्होंने जनजाति पे ट्रोबियन आइलैंड के जनजातियों पे जो अध्ययन किया था उसी पे लिखी थी, जो जो द पुस्तक है द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज वाली में। फिर उसके बाद द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर 1944 में लिखी थी इन्होंने। डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज जो है इन्हीं की बुक है, ठीक है। और ब्राउन की बुक है दोस्तों, इसमें ये ट्रोबियाट आइलैंड की बात पे अध्ययन करते हैं, ट्रोबियाट आइलैंड पे, ये किस पे अध्ययन करते हैं, अंडमान आइलैंडर्स पे। तो इनकी बुक भी है द अंडमान आइलैंडर्स, ठीक है, इनकी बुक भी है। टैबू भी इनकी बुक है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव भी इन्हीं की बुक है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एंड इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ठीक है, इन्हीं की बुक है, 1952 में इन्होंने लिखी थी। फिर उसके बाद नॉडेल जो है, नॉडेल की बुक जो दोस्तों नॉडेल की है, ए फंक्शन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ए फंक्शन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बुक है, 1944 में लिखी थी। एंथ्रोपोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ, एंथ्रोपोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ 1953 में लिखी थी इन्होंने। न्यू रिलीजन पे काम किया इन्होंने, न्यू रिलीजन पे काम किया, ठीक है, इन्होंने न्यू रिलीजन पे काम किया है, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा। न्यू पे काम किया है नॉडेल ने, न्यूर पे काम किया है, न्यूर पे काम किया है, किसने किया है, इवान पिचार्ड, इवान इवान पिचार्ड ने न्यूर पे काम किया है, और न्यूब पे काम किया है, न्यूब जनजाति पे काम किया है किसने, नॉडेल ने किया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पहलू एमएन सिनेमास के कार्यों से संबंधित नहीं है। जो एमएन सिनेमास है दोस्तों, वो उनमें उनमें से उन्होंने कौन कौन किस पे काम किया है, आप एलिमिनेट करिए इसको। उनका जो व्यू था क्षेत्रीय व्यू था, ठीक है, फील्ड व्यू था उनका, एमएन श्रीनिवास का इनका बिलीव था फील्ड व्यू में, फील्ड व्यू ऑफ कास्ट की बात करते हैं, और जात की प्रकारात्मक एकता की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। जो जाति का सांख्यिक दृष्टिकोण है ये नहीं है इनका, ये इनका नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्या समझ रहे हैं आप, ये गलत है। तो ये ऑप्शन बी और सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी और सी इसका सही आंसर होगा। सॉरी, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे गलती की है, आप लोग ध्यान अगर नहीं दिए होंगे, यहाँ पे पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन से पहलू एमएन श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित नहीं है, नहीं है पूछा है दोस्तों। अगर पूछता कि है तो होता बी और सी इसका सही आंसर होता, कौन सा आंसर सही होता, बी और सी, क्योंकि जाति का क्षेत्रीय दृष्टिकोण पे इन्होंने काम किया है, फील्ड व्यू ऑफ कास्ट की बात करते हैं, और जात का प्रकारात्मक एकता की बात करते हैं, लेकिन जात की सांख्यिकी दृष्टिकोण की बात नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने क्या पूछा, संबंधित नहीं है, तो नहीं है तो ए संबंधित नहीं है ना, ठीक है। बी और सी तो संबंधित है इनसे, क्या है, ये दोनों जो है संबंधित है, ये दोनों संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो उसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही आते हुए क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते हैं, तो प्लीज आप लोग एग्जाम के समय बिल्कुल हड़बड़ाइएगा मत, और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर उसके बाद हल करिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, संताप मंडल में ओजोन परत की क्षीणता उत्तरदायी है, संताप मंडल में जो है ओजोन परत की क्षीणता उत्तरदायी है। ऑप्शन ए हैजा, बी ये तो होगा नहीं, बी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, सी त्वचा कैंसर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, संताप मंडल में ओजोन परत की क्षीणता उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है, जब ओजोन परत जो है क्षीण होगी तो क्या होगा, स्किन का कैंसर होगा, क्या होगा, स्किन का कैंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ये जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी मत मार के आइएगा, क्यों ना, इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी से ओजोन परत क्षीण होती है,
ओजोन परत की जो छीड़ होती है उसके कारण, ओजोन परत की अगर छीड़ होगी तो उसके उसके बाद होगा ब्लड सॉरी स्किन का कैंसर होगा। ठीक है, जब बैगनी किरणें जो हैं जब जाएंगी डायरेक्ट पड़ेंगी तो क्या होगा, स्किन पे पड़ेंगी तो क्या कैंसर होगा। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए एंथोनी गिडिंस, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन डेविड मैथ्यू, उलरिच बैक, जिगमट बाउमैन। यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस जो है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा देते हैं। ठीक है, एंथनी गिडेंस जो है दोस्तों प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा देते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए या फिर दिमाग में बैठा लीजिए, नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो। काउंट जोसेफ आर्थर डी ओविडियू निम्नलिखित में से किस विषय पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? काउंट जोसेफ आर्थर डी ओविडियू, इन्होंने किस पे काम किया है, किसके और किसके काम करने के लिए, किसका काम करने के लिए फेमस है, ये किस विषय पर? ऑप्शन ए विजातीयता, ऑप्शन बी जो है लिंग जेंडर, ऑप्शन सी प्रोफेशन, ऑप्शन डी जो है नस्लवाद, नस्लवाद। तो इस पे किस पे काम करने के लिए फेमस है, ये बताइए। तो ये है दोस्तों जो है काउंट जोसेफ ऑर्डर आर्थर डी ओविडियू, नस्लवाद पे काम करने के लिए फेमस है। ठीक है, नस्लवाद पे इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित निम्नलिखित में से किन समाजशास्त्रियों ने विनिमय सिद्धांत का प्रवर्तन किया है तथा उसे आगे बढ़ाया है? ठीक है, विनिमय सिद्धांत का प्रवर्तन किया है, उसे आगे बढ़ाया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विल मेलॉस्की, बी पीएम ब्लाउ, सी रेडक्लिफ ब्राउन, डी जी होमस, ई टाकर पार्सन्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है सही आंसर क्या होगा? पहली बात विनिमय सिद्धांत की बात आती है तो मेलॉस्की आ जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा? पीएम ब्लाउ, पीएम ब्लाउ भी इसके प्रवर्तक हैं दोस्तों विनिमय सिद्धांत के। ठीक है, फिर उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, होमन्स भी जो है जी होमन्स ये भी प्रवर्तक हैं विनिमय सिद्धांत के, विनिमय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, प्रवर्तन किया है इन्होंने। ठीक है, टाटा पासस नहीं होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी और डी। ए बी और डी कौन सा है? ए बी और डी, तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। इन तीनों ने मिलकर आगे बढ़ाया है। ठीक है, विनिमय सिद्धांत का प्रवर्तन किया है इन्होंने, ठीक तीनों ने। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, इसका भी सूची मिलान करना है दोस्तों। हमने अधिकतर सूची मिलान वाले क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आपकी आपकी एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाए, कई क्वेश्चन की तैयारी आपके एक ही क्वेश्चन से हो जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सोशल चेंज की बात कौन करता है? सोशल चेंज की बात करते हैं विलियम ई मूर। कौन करता है? विलियम ई मूर जो है दोस्तों सोशल चेंज की बात करते हैं, जो उनकी बुक है सोशल चेंज। ठीक है, द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ की बात करते हैं नील जे स्पेंसर जो है दोस्तों इसकी बात करते हैं, इनकी बुक है। द फैमिली, ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों, द फैमिली ये किसकी बुक है? विलियम जे गुडे की बुक है, ये इसके विलियम जे गुडे की बुक है दोस्तों। ठीक है, और इनकी जो दोस्तों हम बता दें आपको कि जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है नील जे स्पेंसर की, दो तीन इंपॉर्टेंट और बुक है, वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये स्टडी इन, ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो है इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, और जो 1956 में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। सोशल चेंज इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ए स्टडी इन द
इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। तो प्लीज आप लोग मिल जैसे को भी अच्छे से इनकी बुक्स वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। और जो मैंने बताया उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जो द फैमिली है, इसका सही आंसर होगा जो फैमिली जो बुक है विलियम जे गुडेल ने लिखी है, ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, ये इसकी बात करते हैं। ये बुक है जो है ये है मोल्विन ट्यूमिन की बुक है, ठीक है। ये मोल्विन ट्यूमिन की बुक है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। उसका सेकंड ऑप्शन जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अब देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 4 संस्थागत मजबूरियां हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देख लेते हैं। ऑप्शन ए सार्वभौमिक, सार्वभौमवाद यूनिवर्सलिज्म, बी विशिष्ट कारणवाद पार्टिकुलरिज्म, सी साम्यवाद कम्युनिज्म, डी अभिरुचि डिसइंटेंडेंस, ई संगठित संशयवाद ऑर्गेनाइज्ड स्केटलिस्ट, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए की बात करते हैं। 4 संस्थागत मजबूरियां जो हैं ये सार्वभौमवाद यूनिवर्सलिज्म है, सी जो है साम्यवाद है, डी जो है अभिरुचि है, और ई जो है दोस्तों ये है संगठित संशयवाद, ठीक है। ये जो है विशिष्ट कारणवाद ये नहीं है, ठीक है। अब आपको एक वर्ड बता देते हैं, उसको हमेशा याद रखिएगा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी आसानी होगी, बिल्कुल आराम से आप समझ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। खडूस फ्रेमवर्क, खडूस फ्रेमवर्क, सी यू डी ओ एस, ठीक है। फ्रेमवर्क, खडूस फ्रेमवर्क, ये जो है सी से जो है दोस्तों हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा सी से कम्युनिज्म, यू से सार्वभौमवाद यूनिवर्सलिस्ट, और फिर उसके बाद डी से जो है आपका हो जाएगा अभिरुचि, ठीक है। डी हो जाएगा, फिर उसके बाद ओ एस से हो जाएगा आपका ओ और यस, वो संगठित संशयवाद ऑर्गेनाइज्ड स्केटिसिज्म, ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड क्रूज पे मोर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ लेगा, आपसे ये भी पूछ लेगा, ऐसे भी पूछेगा कि इथोस ऑफ साइंस में क्या क्या आता है। किस क्या पूछ लेगा? इथोस ऑफ साइंस, ऐसे करके पूछ लेगा। ईटी इथोस ऑफ, इथोस ऑफ साइंस में पूछ लेगा क्या क्या आता है। तो फिर वही चीज है दोस्तों, इथोस ऑफ साइंस में भी ये सार्वभौमवाद आता है, साम्यवाद आता है, अभिरुचि आती है, संगठित संशयवाद आता है, ठीक है। यही 4 इथोस ऑफ साइंस में भी आते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सी डी ई, ए सी डी ई, तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, काई स्क्वायर, काई स्क्वायर परीक्षण के अनुसार दो मात्रात्मक अथवा गुणात्मक चरों के बीच के संबंध को किन स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जाता है? किन स्तरों पर, किन स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछ लेता है, ये रिसर्च वाले पोर्शन में पूछता है। सहसंबंध गुणांक, पाई गुणांक, काई स्क्वायर, ये सब चीजें पूछ लेता है इसमें, ठीक है। तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। तो यहाँ पे किन स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों? यहाँ पे जो होगा ये जो 1% की त्रुटि ये भी स्तर है होगा, और ये बी जो है 2% की त्रुटि ये भी होगा, सी जो है 3% की त्रुटि ये भी होगा, डी जो है 5% त्रुटि ये भी होगा, लेकिन ये जो है 5% त्रुटि होती है, जो है 10% की त्रुटि ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये जो है नहीं होगा। तो काई स्क्वायर परीक्षण के अनुसार दो मात्रात्मक अथवा गुणात्मक चरों के बीच के संबंध को इन जो चारों स्तर हैं महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। 1%, 2%, 3%, 5% की त्रुटि को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से इन विद्वानों ने अधोबर अंडर क्लास शब्द का
पर बल नहीं दिया है, बल नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको आप ध्यान रखिएगा, नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, और जब आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत तकलीफ होती है दोस्तों, ठीक है, फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं लोग। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए जे गोल्ड थ्रो, बी एस एम सेवेज, सी सी मुरे, ठीक है, तीन ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसमें। तो इसमें कोड दिया हुआ है, सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो इसमें क्या है, शब्द पर किसने बल नहीं दिया है, ठीक है, शब्द पर किसने बल नहीं दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ए है, ये जे गोल्ड थ्रो, ठीक है, जे गोल्ड थ्रो और एम सेवेज जो है, इन दोनों ने जो है दोस्तों इस पे शब्द पर बल नहीं दिया है, इन दोनों ने बल नहीं दिया है, ठीक है, इन दोनों ने बल नहीं दिया है। ए और बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन सी मुरे ने बल दिया है, ये जो दोस्तों सी मुरे, इन्होंने बल दिया है, अधोवर्ग अंडर क्लास सब पर बल दिया है इन्होंने, सी मुरे ने दिया है। और ये जो दोनों है जे गोल्ड थ्रो और एम सेवेज, इन दोनों ने बल नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है, इन दोनों ने बल नहीं दिया है दोस्तों। चार्ल्स मुरे द्वारा अधोवर्ग शब्द का प्रयोग उस गरीब आबादी के वर्णन के लिए किया गया जिसकी लोअर इनकम स्टेटस उनके खराब व्यवहारों की वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। इस वर्ग का विकास दोस्तों 1990 के दशक में के दौरान हुआ, ऐसा चार्ल्स मुरे मानते हैं, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या है, ये है कि अत्यधिक अवांछित जन्म, बेरोजगारी इत्यादि, ठीक है, ऐसा चार्ल्स मुरे जो है मानते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अध्ययन अध्ययन की गई वस्तु को की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए किस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है अवधारणाएं, ऑप्शन सेकंड जो है नीति शास्त्र है, ऑप्शन थर्ड है प्रकल्पना, ऑप्शन फोर्थ है शोध प्रश्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं, ठीक है, अवधारणाएं जो है जो सब दोस्तों अवधारणा टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। माइकल फूको ने निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का प्रयोग किया है। माइकल फूको ने, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हमने पहले ही कहा था ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थिंकर्स है, और ये बहुत ही ध्यान देखिएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में भी आएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो गलत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो सबको नहीं आ रहे हैं, वो क्वेश्चन हार्ड है तो सबको नहीं आएंगे, लेकिन जब आते हुए क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो फिर आप सिलेक्शन से बाहर वहीं से हो जाते हैं, वहीं से आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो आप हुआ रहे थे वो आप गलत कर दिए, लेकिन सामने वाला सही किया है। देख लेते हैं इसको। शासनीयता और जैव राजनीति, गवर्नमेंटालिटी और बायोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, अवधारणाओं का उपयोग किया है माइकल फूको ने। और यहाँ पे दोस्तों बी है जैव राजनीति एवं जीव संसार, बायोपॉलिटिक्स एंड लाइफ वर्ल्ड, इसकी बात करते हैं, बताइए। नहीं करते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं मिसल फूको, ठीक है, इसकी अवधारणा नहीं है दोस्तों। सी जो है संप्रभुता एवं शासन, साइवरेंटी साइवरेंटी और डिसिप्लिन, ठीक है, इसकी बात करते हैं, क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं मिचेल फूको। और ये डी जो है पुरातात्विक विमर्श और एकात्मकता, अब लोग कुछ ना यहाँ पे देखेंगे, आर्कोलॉजी ऑफ डिस्कोर्स, हो सकता है ये भी फूको का है, लेकिन नहीं है दोस्तों। आर्कोलॉजी ऑफ डिस्कोर्स एंड सॉलिडिटी, ये सॉलिडिटी की बात जो है, सॉलिडिटी की बात कौन करता है, इसकी बात तो दुर्खिम न करता है, इसकी बात दुर्खिम न करता है जी, तब फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी, ए और सी, ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ध्यान से देखना है क्वेश्चन, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिलान करना है, बुक्स दिया है, सोशियोलॉजिस्ट दिया है। द रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। रिलेशंस की बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। ये जो है सेल्टिस और जहूडा, सेल्टिस और जहूडा की बुक है। सोशल सॉरी मेथड इन सोशल रिसर्च, ये गुडे और हार्ट, गुडे और हैट की बुक है। ये सोशल मेथड इन सोशल रिसर्च, ये गुडे और हार्ट की है, ठीक है। द रूट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड आप सब जानते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है माइल्स की। स्टैटिकल रीजनिंग इन सोशियोलॉजी, ये सुसलर और मुलर की है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसर्च में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये भी दोस्तों, ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड दुखिम की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ही, ठीक है दोस्तों। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन थर्ड जो है, ऑप्शन थर्ड जो है दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैसूर के बंगला गांव का अध्ययन किस अध्येता द्वारा किया गया? मैसूर के बंगला गांव, ठीक है, मैसूर के बंगला गांव का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए एसी मेयर, बी एच एस ढिल्लो, ऑप्शन सी है एम आपलर, ऑप्शन 4 है जो है टी एस स्टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टी एस स्टीन, ठीक है। टी एस स्टीन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन्होंने मैसूर के बंगला गांव का अध्ययन किया था। सभी सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं। सभी सच अंततः सामाजिक समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यह किसका मत है? आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी ये कीवर्ड है दोस्तों, क्या है? कीवर्ड, इसको ध्यान रखिएगा, कीवर्ड है, इसको लिख लीजिए, आप रट लीजिए, अपने दिमाग में एकदम भर लीजिए, ये कीवर्ड है आइडियोलॉजी। अब किसका है वो भी देख लेते हैं किसका है। ऑप्शन ए है चार्ल्स लेमर्ट, बी क्लिफोर्ड गिट्स, सी कार्ल मैनहेइम, डी जो है कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों ये जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मैनहेइम। क्या आंसर सही होगा? कार्ल मैनहेइम। जो जो दोस्तों कार्ल मैनहेइम, इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट बुक जो है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजी और यूटोपिया जो इनकी बुक है, यूटोपिया एंड इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये जो बुक थी इनकी 1929 में, ठीक है दोस्तों। ये जो है बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, तो इसी में बात करते हैं, ठीक है। और आइडियोलॉजी को ध्यान, मतलब आइडियोलॉजी की बात हो तो समझ लीजिए कि ख्याल में नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक भी है इनकी, और उन्होंने इस पे काम किया है दोस्तों, ठीक है। तो कीवर्ड हमको याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट हैं, कितने कॉन्सेप्ट हम याद करेंगे। हम कुछ अगर चीजों को, अगर हमको जो चीजें नहीं याद हो रही है, हमको कीवर्ड याद कर लें तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब कीवर्ड हम पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन सही होगा ही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। रॉबिन कोहेन ने डायस्पोरा की निम्नलिखित किन श्रेणियों की वकालत की है? रॉबिन कोहेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी रॉबिन कोहेन ने डायस्पोरा के निम्नलिखित में से किन श्रेणियों की वकालत की है दोस्तों? तो यहाँ ये जो है दोस्तों, ये पीड़ित डायस्पोरा की बात करते हैं, ठीक है। ये पीड़ित डायस्पोरा की बात करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद साम्राज्यिक डायस्पोरा की बात करते हैं, श्रम डायस्पोरा की बात करते हैं, संस्कृति डायस्पोरा की भी बात करते हैं दोस्तों, लेकिन समुदाय डायस्पोरा की बात नहीं करते हैं, कम्युनिटी डायस्पोरा की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा एबीसीडी। एबीसीडी का पहला ऑप्शन है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को सतत विकास, लोकतंत्र और शांति के क्षेत्र में योगदान हेतु
वर्ष 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ऑप्शन ए है अनिल अग्रवाल, बी है एम सी मेहता, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी जो है जो दोस्तों वागरी मिथाई, ठीक है, वागरी मिथाई। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है जिनको, वांगरी मिथाई जी को मिला है, वांगरी मिथाई जी को मिला है 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और ये जो अनिल अग्रवाल, एसी मेहता, सुंदरलाल बहुगुणा, ये तीनों पर्यावरणविद हैं, तीनों पर्यावरणविद हैं, ठीक है, चारों। इनका इनका भी इन लोगों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है दोस्तों, इन लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यह किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं। ऑप्शन ए है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, बी एम जिन्सबर्ग, सी आर के मर्टन, डी जो है रेमंड फर्क। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों, रेडक्लिफ ब्राउन इसका सही आंसर होगा। इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पे आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच दोस्तों।